अच्छा, कभी सोचा है कि हमारे आसपास जो कुछ भी है, मतलब जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो फोन हम इस्तेमाल करते हैं, ये सब किस एक चीज पर टिके हैं? वो चीज है संसाधन। यही हमारी दुनिया की बुनियाद है। इन्हीं से तरक्की होती है, डेवलपमेंट होता है। तो चलिए जरा इसे और करीब से समझते हैं। सवाल तो मजेदार है ना। मतलब एक बहती हुई नदी, कोयले का एक टुकड़ा और हमारे दिमाग में जो ज्ञान है, कहाँ कोई मेल लगता है इनमें? पहली नजर में तो बिल्कुल नहीं। पर असल में ये तीनों एक बहुत ही गहरे आइडिया से जुड़े हुए हैं। एक ऐसा आइडिया जो तय करता है कि हम अपने प्लैनेट और अपने फ्यूचर को देखते कैसे हैं। तो चलिए सबसे पहले इसी बेसिक सवाल को पकड़ते हैं कि आखिर ये संसाधन या रिसोर्स है क्या। जब हम ये शब्द बोलते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? देखिए, ऐसा नहीं है कि हमारे आसपास मौजूद हर चीज अपने आप में एक रिसोर्स बन गई। नहीं, किसी भी चीज को रिसोर्स कहलाने के लिए उसे 3 टेस्ट पास करने पड़ते हैं। पहला, टेक्नोलॉजी। क्या हमारे पास उसे इस्तेमाल करने की तकनीक है? दूसरा, इकोनॉमी। क्या उसे निकालना या बनाना इतना महंगा तो नहीं कि कोई फायदा ही ना हो? और तीसरा, सबसे जरूरी, कल्चर। क्या हमारा समाज, हमारी सोसाइटी उसे अपनाने को तैयार है? जब ये तीनों बॉक्स टिक होते हैं, तब जाकर कोई चीज एक वैल्यूएबल रिसोर्स बनती है। और हाँ, एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जिसे अभी दूर करना जरूरी है। हम अक्सर ये मान लेते हैं कि रिसोर्सेज तो बस नेचर के फ्री गिफ्ट्स हैं, कि वो पड़े हुए हैं और हमें बस उन्हें उठा लेना है। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। सच तो ये है कि रिसोर्सेज बनाए जाते हैं इंसानी एक्शन से। ये जो ट्रायंगल है ना, ये पूरी कहानी को एकदम साफ कर देता है। देखिए, सेंटर में कौन है? इंसान। हम इंसान ही हैं जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके नेचर के साथ इंटरैक्ट करते हैं और फिर अपनी तरक्की को रफ्तार देने के लिए इंस्टीट्यूशंस यानी संस्थाएं बनाते हैं। नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस, इन तीनों के बीच का ये डांस ही है जो किसी भी आम चीज को एक कीमती रिसोर्स में बदल देता है। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि रिसोर्स होता क्या है। अब सवाल ये है कि ये कितने तरह के होते हैं। क्योंकि इन्हें सही से मैनेज करना है तो पहले ये जानना जरूरी है कि इनकी किस्में कौन कौन सी हैं। मोटे तौर पर देखें तो रिसोर्सेज को 2 बड़े हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक तो हो गए नेचुरल यानी कुदरती, और दूसरे हो गए ह्यूमन यानी इंसानों के बनाए हुए। नेचुरल में भी 2 तरह के हैं, रिन्यूएबल जैसे हवा पानी जो फिर से बन जाते हैं, और नॉन रिन्यूएबल जैसे कोयला पेट्रोल जो एक बार खत्म तो खत्म। और ह्यूमन रिसोर्सेज में वो सारी चीजें आती हैं जो हमने बनाई हैं, बिल्डिंग्स, सड़कें, हमारे इंस्टीट्यूशंस। पर रुके, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रिसोर्सेज को हम कई और तरीकों से भी क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे उनकी उत्पत्ति के आधार पर कि वो बायोटिक हैं यानी जिंदा चीजों से मिले हैं, या एबायोटिक यानी बेजान हैं, या फिर ओनरशिप के आधार पर कि वो किसी एक इंसान का है, पूरी कम्युनिटी का है, या फिर पूरे देश का। और तो और डेवलपमेंट के लेवल पर भी इन्हें बांटा जाता है। रिसोर्सेज के इस्तेमाल से हमने तरक्की तो बहुत की, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इस कहानी का एक दूसरा स्याह पहलू भी है। इनके अंधाधुंध इस्तेमाल ने हमारे सामने कुछ बहुत बड़ी मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। सबसे पहली और सीधी प्रॉब्लम रिसोर्सेज का खत्म होना। जब कुछ लोग अपने लालच में आकर इनका बेहिसाब इस्तेमाल करते हैं तो जाहिर है ये तेजी से खत्म होने लगते हैं। दूसरी प्रॉब्लम है समाज में बंटवारे की। जब सारे रिसोर्सेज कुछ ही लोगों के हाथों में सिमट जाते हैं तो सोसाइटी 2 हिस्सों में बंट जाती है। एक तरफ हैव्स यानी अमीर, और दूसरी तरफ हैव नॉट्स यानी गरीब। और तीसरी प्रॉब्लम वो सबसे बड़ी है जो हम सबको इफेक्ट कर रही है। रिसोर्सेज के बेतहाशा इस्तेमाल ने ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर में छेद और भयानक एनवायरमेंटल पोल्यूशन जैसे ग्लोबल संकट पैदा कर दिए हैं। ये अब पूरी इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। और इसी मुश्किल के बीच महात्मा गांधी की एक बात आज भी बिल्कुल सटीक बैठती है। उन्होंने बहुत पहले ही कह दिया था कि दुनिया में हर किसी की जरूरत के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन किसी एक के भी लालच के लिए नहीं। और यही बात हमें प्रॉब्लम से सोल्यूशन की तरफ ले जाती है। तो सवाल यह है कि रास्ता क्या है? इन सब मुश्किलों से हम निकले कैसे? इसका जवाब एक बहुत ही पावरफुल और जरूरी कंसेप्ट में छुपा है, और इसे कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत पोषणीय विकास। अगर आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब है कि हम तरक्की तो करें, लेकिन इस तरह से करें कि हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचे, और सबसे जरूरी, हम आने वाली जनरेशन्स के लिए भी उनके हिस्से के रिसोर्सेज छोड़ कर जाएं। ये आज और कल के बीच एक बैलेंस बनाने की बात है। लेकिन ये सिर्फ एक अच्छा आइडिया नहीं है ना? इसे असलियत में बदलने के लिए एक पक्की स्ट्रैटेजी चाहिए, और वो स्ट्रैटेजी है रिसोर्स प्लानिंग यानी संसाधन नियोजन। और इंडिया जैसी बड़ी और डाइवर्सिटी से भरी कंट्री में तो ये और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है।
इसके 3 मेन स्टेप्स हैं। पहला, पूरे देश में घूमकर ये पता लगाना कि कहाँ-कहाँ कौन-कौन से रिसोर्सेज हैं, उनकी एक लिस्ट बनाना। दूसरा, उन रिसोर्सेज को निकालने और इस्तेमाल करने के लिए सही टेक्नोलॉजी और एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर बनाना। और तीसरा, इस रिसोर्स प्लान को देश के ओवरऑल डेवलपमेंट प्लान के साथ मैच करना ताकि सब एक ही दिशा में आगे बढ़ें। लेकिन जैसा कि हमने पहले भी बात की, ये प्रॉब्लम सिर्फ किसी एक देश की नहीं, ये तो ग्लोबल है। तो जाहिर है इसका सोल्यूशन भी ग्लोबल लेवल पर ही होना चाहिए। और बस यहीं से एंट्री होती है एजेंडा 21 की। बात है जून 1992 की। दुनिया के 100 से भी ज्यादा देशों के बड़े बड़े लीडर्स ब्राजील के शहर रियो डी जनेरियो में इकट्ठा हुए। ये था पहला इंटरनेशनल अर्थ समिट और सबका मकसद एक ही था, 21वीं सदी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे हासिल किया जाए, इसके लिए एक ग्लोबल प्लान पर राजी होना। और उसी प्लान को नाम दिया गया एजेंडा 21। तो ये एजेंडा 21 आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ कोई कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि एक ग्लोबल एक्शन प्लान है। इसका मकसद है कि दुनिया के सारे देश मिलकर एनवायरमेंटल डैमेज, गरीबी और बीमारियों से लड़े। और इसकी सबसे खास बात यह है कि ये लोकल गवर्नमेंट्स को भी एनकरेज करता है कि वो अपना खुद का लोकल एजेंडा 21 बनाए। मतलब एक्शन जो है वो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से शुरू होना चाहिए। तो सोचिए, 1992 में ही दुनिया ने एक सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए इतना बड़ा प्लान बनाया था। आज इतने साल बाद सवाल हम सबके सामने खड़ा है, हम उस रास्ते पर आखिर कितना आगे बढ़ पाए हैं? आज हम कहाँ खड़े हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर सोचना होगा।